गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुप्रभात मित्रों। जो अगला टॉपिक है, अगला वीडियो 1833 के चार्टर एक्ट से ही रिलेटेड है और यह इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इंग्लैंड से संबंधित जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत प्रावधान थे, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और ब्रिटिश पार्लियामेंट से संबंधित उसके धाराओं को, उसके प्रावधानों को पिछले वीडियो में हमने उल्लेख करने का काम किया। और इस वीडियो में हम लोग 1833 के चार्टर एक्ट के भारत स्थित कंपनी के सरकारी तंत्र से संबंधित जो परिवर्तन हुए, जो उससे संबंधित जो उपबंध थे, जो प्रावधान थे, जो प्रोविजन थे, उसके बारे में व्याख्या किया जाएगा इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला जो था, यानी कि भारत स्थित कंपनी के सरकारी तंत्र से संबंधित जो उपबंध थे, उन उपबंधों में पहला था बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी इस 1833 के चार्टर एक्ट के तहत यह कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वह अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। यानी कि बंगाल के गवर्नर को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही साथ इस गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो पावर थी, यानी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को काफी पावरफुल कर दिया गया। पावरफुल करने के साथ ही साथ क्या कर दिया गया, टोटल चाहे वह प्रेसिडेंसियों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति हो। ओके, यानी कि पूरे भारत का जो गवर्नर जनरल था, यानी कि पूरे भारत से संबंधित कानून बनाने का और लागू करने का, और साथ ही साथ जो वित्त थे, यानी कि जो टैक्स उन प्रेसिडेंसियों में लागू कर सकता था और व्यय कैसे करना है, यानी कि ये किया गया कि सत्ता के केंद्रीकरण का प्रयास किया गया। यानी कि गवर्नर जनरल को इस एक्ट के तहत काफ़ी पावरफुल बनाया गया और जो अलग अलग जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियां या जो दूसरी प्रेसिडेंसियां इस समय बन गई थी, उनसे टोटल कानूनी पावर, कानून बनाने का अधिकार और साथ ही साथ वित्त संबंधी अधिकारों को गवर्नर जनरल में मर्ज कर दिया गया, गवर्नर जनरल के अंदर समाहित कर दिया गया। ओके, दूसरा देखिए, गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल की उपेक्षा करने का अधिकार तो था ही, पहले वीटो पावर दिया ही गया था। साथ ही साथ अब ये कहा गया कि गवर्नर जनरल अगर अपनी काउंसिल की उपेक्षा करता है, यानी कि अपने वीटो का पावर यूज करके अपने काउंसिल के निर्णयों को गलत ठहराता है, उनकी उपेक्षा करता है, तो उसका कारण गवर्नर जनरल को बताना होगा कि किस कारण से उसने अपनी काउंसिल के सदस्यों के निर्णय को वीटो पे उसे हटाने का काम किया। ओके, अब तीसरा था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा तीनों प्रेसिडेंसियों में 3 बड़े पादरियों की नियुक्ति की गई। ओके, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ये किया गया था, एक बिशप और 3 पादरियों की नियुक्ति की गई थी भारत में। लेकिन उन्हें क्या था, लाइसेंस के, यानी कि लाइसेंस लेकर और भारत में आने की परमिशन थी। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, सारे लाइसेंसिंग सिस्टम समाप्त कर दिए गए थे और क्या किया गया, 3 जो बंबई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी थे, इनमें 3 बड़े पादरियों की नियुक्ति की गई और कलकत्ता के पादरी को मेट्रोपॉलिटन पादरी का दर्जा दिया गया। यानी कि सबसे बड़ा, जैसे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का, भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया, वैसे कलकत्ता का जो पादरी था उसे मेट्रोपॉलिटन पादरी घोषित किया गया और दूसरे जो प्रेसिडेंसियों के पादरी थे वह इसके अंडर में काम करते थे या करेंगे। चौथा देखिए, मद्रास तथा बंबई के गवर्नरों की विधायनी शक्ति समाप्त कर दी गई। पहले ही बताया, यानी कि मद्रास और बंबई के गवर्नरों की जो कानून बनाने की शक्ति थी उसे समाप्त करके गवर्नर जनरल में उसे समाहित कर दिया गया।
5वां देखिए, सुप्रीम कोर्ट तथा गवर्नर जनरल इन काउंसिल के आपसी विवाद को दूर करने के लिए, अभी भी विवाद चला आ रहा था, यानी गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के, जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था, उसके आपसी विवाद को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के अधीन कर दिया गया। यानी कि अब अगर गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल कोई नियम और कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट में उसका पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा। यानी कि जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल कानून बनाएगी वह क्या होगा, अब यह जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसे मानना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट को क्या कर दिया, गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल के अधीन कर दिया गया। यानी कि उन्हीं के अनुसार जैसे कानून बनाएंगे उन्हीं के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को चलना है। ठीक है। अब छठा देखिए, जो 6 था, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, यानी कानूनों का संहिताकरण किया गया, कानूनों को लिखने का काम किया गया इस एक्ट के तहत, यह प्रावधान किया गया। इसके लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति भारत में की गई। ठीक है। और लॉर्ड मैकाले को इस विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और साथ ही साथ भारत के सभी स्थानों पर एक समान कानून लागू हो सके, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए, पूरे भारत में एक समान कानून लागू हो सके। इसके लिए मैकाले को गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, यानी उसकी कार्यकारिणी परिषद का कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया। ओके। चूंकि ये जो कानूनी सदस्य नियुक्त करने की प्रक्रिया थी यह महारानी के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में की गई थी, सम्राट के द्वारा की गई थी। इसीलिए क्या था, जो कानून सदस्य था लॉर्ड मैकाले, यह कंपनी का कर्मचारी या अधिकारी नहीं था, इसीलिए यह गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल की जब कार्यकारिणी की मीटिंग होती थी तो उसमें बैठ सकता था, लेकिन इसे वोटिंग का पावर नहीं दिया गया। यह सिर्फ क्या करता था, कानून बनाने का काम करता था, और कानून जो बनाता था उसी के आधार पे गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल क्या करेगी, वह उस कानून को लागू करने का काम करेगी। यानी धीरे धीरे भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को, संसदीय व्यवस्था को लाने का काम किया जा रहा था। ओके। देखिए अगला जो है, जो 7th है, 7वां है, वह है गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले अभी मैंने बताया, और अब गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल के सदस्यों की संख्या क्या हुई, 3 से बढ़ के 4 हो, यानी 3 से 4 हो गई, और एक गवर्नर जनरल यानी कि 5, यानी कि 3 से 4 हो गई। विधि सदस्य की नियुक्ति सम्राट करता था, अभी मैंने बताया, अतः वह कंपनी के कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता था, क्योंकि वह कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी नहीं था, सिर्फ कानून बनाना ही विधि सदस्य का काम था। आगे चल के मैकाले ने अपने 20 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद इंडियन पीनल कोड आईपीसी को बनाने का काम किया, जिसे 1860 में लागू करने का काम किया गया। देखिए जो 8वां था, 8वां विधायिनी यानी कि जो लेजिस्लेचर था इसका केंद्रीकरण कर दिया गया, या पूर्णतः गवर्नर जनरल के हाथ में सौंप दिया गया। ओके, मैंने ये भी बताया था, यानी कि कानून बनाने की पूरी शक्ति यानी भारत का, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और उसे पूरी कानूनन शक्ति यानी जो विधायिनी शक्ति थी, लेजिस्लेचर पावर था, यह गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। इसके पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि इसके पहले क्या होता था, 1833 के चार्टर एक्ट से पहले भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून, फिर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा बनाए गए कानून, और उच्चतम न्यायालय के द्वारा बनाए गए कानून या जो आदेश होते थे, उन आदेशों तथा विभिन्न जो प्रेसिडेंसियां थी, मद्रास और बम्बई और अदर प्रेसिडेंसियां, उनके द्वारा बनाए गए कानून भारत में लागू होते थे। लेकिन अब कहा गया कि अब किसी के द्वारा बनाया गया कानून भारत में नहीं लागू होगा, टोटल गवर्नर जनरल जो कानून बनाए, यानी कि जो गवर्नर जनरल की के कार्यकारिणी में जो विधि सदस्य है वही जो कानून बनाएगा वही क्या होगा, मान्य होगा। अब ये जितने सुप्रीम कोर्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, प्रेसिडेंसियों के गवर्नर के जो कानून थे, फिर और भी जो कानून बनाते थे, उन सबको क्या कर दिया गया, उनके पावर को छीन के गवर्नर यानी कि सत्ता का केंद्रीकरण करने का प्रयास 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया।
ओके, देखिए जो 9वां था पॉइंट, या ये है जो 9th है, प्रशासन तथा वित्त से संबंधित सभी शक्ति 100% गवर्नर जनरल के हाथ में हैंडओवर कर दी गई। ओके, यानी कि पूरे, चाहे वह टैक्स लगाने का पावर हो, फिर उसके बाद जो बजट बनता है, बजट बनाने का पावर, कितना किस मद में खर्च किया जाएगा, ओके, कहाँ कैसे टैक्स लगेंगे, वसूलेगा कौन, ये टोटल क्या कह रहा हो, कानून कैसे बनेगा, अभी मैंने बताया कानून तो विधि सदस्य नियुक्त की गई, तो टोटल पावर अब क्या कर दिया गया, यानी कि, और एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल पावर, यानी प्रशासन से संबंधित, यानी कि प्रशासन कैसे चलेगा, ये टोटल गवर्नर जनरल और इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, 100% गवर्नर जनरल को हैंडओवर कर दिए गए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। देखिए जो लास्ट पॉइंट है, न्याय प्रशासन में जातीय भेदभाव समाप्त करने की नीयत से, यानी कि जो जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन में जो जातीय भेदभाव था, यानी जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, उसको समाप्त करने के लिए एक आर्टिकल्स 85 को इंक्लूड किया गया चार्टर एक्ट 1833 में, और इस आर्टिकल यानी धारा 85 में यह कहा गया 85 में कि हत्या के मामले को छोड़ के, ठीक है, दीवानी मामलों में ब्रिटिश नागरिक और भारतीय नागरिक के, यानी भारतीयों के, यानी ब्रिटिशर्स और इंडियंस के लिए कंपनी के न्यायालयों की अधिकारिता ही मान्य होगी। यानी कि कंपनी के जो न्यायालय हैं, सिर्फ हत्या से संबंधित मामलों को छोड़ के जो भी दीवानी से संबंधित, यानी सिविल जो ऑफेंस हैं, सिविल जो अपराध हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे, चाहे वह भारत के लोग हो, चाहे वह ब्रिटेन के लोग हो, इन दोनों लोगों को अगर भारत में रह रहे हैं तो कंपनी के न्यायालयों की अधिकारिता उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर लाने का काम किया गया। लेकिन अगर वही हत्या से संबंधित मामला होगा तो इसके लिए जस्टिस ऑफ पीस था, जो ब्रिटिश नागरिकों के द्वारा नियुक्त किया जाता था, जो मोस्टली इनके फेवर में ही क्या करते थे, निर्णय देने का काम करते थे, डिसीजन देने का काम। ओके, तो ये रहा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में स्थित कंपनी के सरकारी तंत्र में जो परिवर्तन किए गए, इतने लार्ज स्केल पे आप लोगों ने देखा, इसके लिए हमें 2 वीडियो बनाना पड़ा। अगर अब देखा जाए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, जो 1833 के चार्टर एक्ट का अगर मूल्यांकन किया जाए तो देखा जाए कि दूसरे जो चार्टर एक्ट थे, उन चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग यह काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसमें क्या कर दिया गया, एक तो सत्ता का केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया, सबके पावर छीन के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में मर्ज कर दिए गए। ओके, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, यानी कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप प्रोवाइड करने का काम सबसे ज्यादा किया गया। यानी कि यह एक क्या था, अगर डेमोक्रेसी के हिसाब से देखा जाए तो यह डिक्टेटरशिप ही था। और साथ ही साथ सबसे जो अच्छा काम रहा इसमें ये रहा कि एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, जो आगे चलकर भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम का बेस बनी। यानी कि लेजिस्लेचर का, यानी कानून, नहीं तो पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, या वही लेजिस्लेचर का काम करती थी और वही एग्जीक्यूटिव का काम करती थी, यानी कानून बनाने का काम गवर्नर जनरल उसकी परिषद करती थी, और साथ ही साथ उन कानूनों को लागू करने का काम भी गवर्नर जनरल उसकी परिषद करती थी। तो सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि अब एक अलग से विधि आयोग नियुक्त किया गया, जिसका सदस्य मैकाले को बनाया गया। बाद में चल के इसकी संख्या को 1853 के चार्टर एक्ट में बढ़ाने का काम किया गया। तो सबसे अच्छा बेनिफिट यही हुआ। फिर संसद ने जो कुछ 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को बनाए रखा था अभी, यानी कि उसमें यह था कि लाइसेंसिंग सिस्टम थी, लाइसेंस लेके आ सकते थे। चीन के साथ चाय और इंडिगो पे जो था, चाय और अफीम पे अभी भी, और जो भी व्यापार होते थे उस कंपनी के एक अधिकार को बनाए रखा गया था। लेकिन इस चार्टर एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये रही कि इस एक्ट के द्वारा टोटल कंपनी के एक अधिकार को तोड़ने का काम किया गया, और ये कहा गया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सम्राट के ट्रस्टी के रूप में भारत में प्रशासन चलाएगी। ओके, तो सबसे बड़ी बात यह थी। यानी कि अगर देखा जाए तो इस चार्टर एक्ट के तहत जो मूल्यांकन है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह रहा आपका
डिफरेंट इस पे मैटर्स रहे, आर्टिकल है, लेकिन अगर देखा जाए सारे दृष्टिकोणों से तो सबसे महत्वपूर्ण यह चार्टर एक्ट रहा। तो इस चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट में हम लोगों ने क्या किया कि इंग्लैंड से संबंधित, वहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल से संबंधित और ब्रिटिश पार्लियामेंट से संबंधित जो परिवर्तन किए गए उसको भी पढ़ने का काम किया, उसको भी मैंने पूरी तरह उसकी व्याख्या की, और साथ ही साथ भारत स्थित कंपनी के सरकारी तंत्र से संबंधित उपबंधों को भी मैंने काफ़ी बेटर तरीके से मैंने चाहा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए तो व्याख्या करें। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो, समस्याएं हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारा अगला वीडियो आप लोगों को अवेलेबल हो सके, उपलब्ध हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। सुप्रभात।